बिस्मिल्लाह। आज की क्लास दैट इज़ 18 नवंबर हम स्टार्ट कर रहे हैं। और जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हम पढ़ रहे हैं, इसकी एक क्लास हमने लास्ट क्लास कंडक्ट की थी। उसमें मैंने उसकी कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बताया था। यहाँ आप देख सकते हो, मई जून 2024 का पेपर है। और इस मई जून 2024 के पेपर में 2.5 घंटे का पेपर आपके पास आएगा ये। उस 2.5 घंटे के पेपर में तीन आपके पास सवाल होते हैं। क्वेश्चन 1, बहुत सारे पार्ट्स हैं, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये रहा। अब मैं आपको यही बात अभी बता रहा था कि जो इसमें एक क्वेश्चन आता है, दो क्वेश्चंस तो आगे पीछे डिफरेंट टॉपिक से आते हैं, बट एक क्वेश्चन हमेशा जो है ना, इस चीज से रिलेटेड होता है, दैट वी कॉल्ड एज क्लास। यानी एक सवाल, ये जो एक टॉपिक है, इससे पक्का सवाल आता है। अब इसमें तरतीब इस तरह से होती है कि हमने जो पिछली क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा था, अगर आपको याद हो, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर हम बात करते हैं क्लासेस की। हमने कहा था कि क्लास हम किसी भी एंटिटी, बहुत सारी एंटिटीज को अगर हम जमा कर दें, ठीक है, जो सिमिलर एट्रीब्यूट्स रखती हों, सिमिलर प्रॉपर्टीज रखती हों, तो हम उसकी एक क्लास बनाते हैं। तो जैसे मैंने मिसाल दी थी, बहुत सारी मिसालें थी कि एक कमरा है, एक कमरे में टेबल, चेयर, सोफा, ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं, कंसोल पड़ा हुआ है, तो हम कहते हैं यार ये फर्नीचर है। फिर इसी तरह हम बात करें कि अगर हमारे सामने एक ग्राउंड में एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है, एक बाइक खड़ी हुई है, एक रिक्शा खड़ा हुआ है, एक ट्रक खड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे यार ये सारे व्हीकल हैं। ठीक है ना, यानी उसको एक नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ व्हीकल क्लास। तो ये जो आपको नज़र आ रही है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पर एक डायग्राम है, इसको हम कहते हैं क्लास डायग्राम। ये जो पूरी आपको यहाँ नज़र आ रही है, लेट मी शो यू, कि इसके अंदर ये जो पूरी आपको नज़र आ रही है, ये पूरी एक क्लास डायग्राम है। इस क्लास डायग्राम के अंदर अगर आप गौर करो, द फर्स्ट थिंग जो ट्री लिखा हुआ आ रहा है, इसको हम कहते हैं क्लास का नाम, क्लास नेम। इसके बाद जो सेकंड रॉ है, ये सारा, इन सबको हम कहते हैं क्लास का एट्रीब्यूट, उस क्लास का एट्रीब्यूट। एंड द लास्ट जो चीज है, वो इस चीज के कहलाते हैं मेथड्स या फंक्शन। ठीक है ना, लाइक हाउ दे बिहेव इज व्हाट कॉल्ड देयर मेथड और फंक्शन। तो बताने का मकसद ये है कि अगर इसको रैंडम भी तुम कैलकुलेट करो, तो रैंडम मार्क्स की कैलकुलेशन ज़रा चेक करना। पार्ट ए इसका 4 मार्क का है, फिर 4 के बाद A1 4, 4 के बाद फिर A1 है, A2 है, ये तीन है, 4 3 7, 7 के बाद 7 14, 14 के बाद 4, 14 और 4 18, 18 2 20 और एक 21, 21 हो गए। 21 के बाद 6 27, 27 28 और 29, 29, ये 29 नजर आ रहा है। तो मैं रैंडम भी तुम्हें दिखाऊंगा, तो 28 29 30 31, इतना जो है, इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का सवाल हर पेपर में आता है। तो 30 31 का मतलब बहुत होता है। ठीक है ना, इट्स लाइक कि तुमने अपना तकरीबन आधा पेपर जो है वो कर लिया, यानी इस टॉपिक को अच्छे से करोगे। वी विल रिक्वायर अराउंड 1 मंथ फॉर कंप्लीट टॉपिक ऑफ दिस। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है, तो 1 महीना हमें लगेगा, बट उस 1 महीने में आपका एक पूरा 30 31 मार्क का सवाल, 28 से 30 32 मार्क का सवाल पूरा हो जाएगा। ये इसका एक और वेरिएंट है। यहाँ पे भी आप देखोगे, तो यहाँ पे भी देखो, आपको इसी तरह से एक क्लास डायग्राम मिलेगी, वहाँ पे आई गेस ट्री के नाम से थी शायद, तो यहाँ नोट के नाम से मिलेगी। तो फॉर्मेट हमेशा ये रहेगा कि सबसे ऊपर क्लास का नाम होगा, उसके बाद जो चीज़ होगी वो उसका एट्रीब्यूट होगा, दिस इज द एट्रीब्यूट, और उसके बाद जो चीज़ होगी वो आपके पास कहलाएगी उसका मेथड या फंक्शन। क्या यहाँ तक की बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन उज़ैफा ने किया था। ठीक है जी फातिमा, मैं आपका मैसेज क्लास के बाद देखता हूँ, फिर आपको जवाब देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ज़रा आगे देखते हैं आगे की चीज़ें क्या हैं। तो अब इसके ज़रा हम आ जाएंगे, जो टॉपिक्स हमारे पास है ना, ये तो मैंने एक आपको चीज़ दिखा दी कि यार देखो ये सवाल इस तरह से आता है। अब इसके हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसके सवालों को हम सॉल्व कैसे करेंगे, इसके सवाल आएंगे कैसे और हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब हम ज़रा उसकी जानिब जाते हैं। तो वापस आते हैं, जो चीज़ें की हुई थी उसी को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये वो बातें जो हमने पिछली क्लास में की थी। अब हम जरा इसके कुछ कोड लिखेंगे, कुछ आपको मैंने लिखने दिए थे, कुछ आज हम लिखेंगे, आप उसकी प्रैक्टिस करोगे।
देखो हमने यहाँ से शुरू की थी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती हैं, जो कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होते हैं, उसमें सबसे पहला ये होता है कि क्लास। हमें हमेशा कोडिंग लिखते हुए सबसे पहले क्लास का नाम लिखना होता है। वी ऑलवेज नीड टू राइट द नेम ऑफ अ क्लास। तो यहाँ पे जैसे फर्नीचर और व्हीकल की मैंने एग्जाम्पल दी है, तो हम सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे। फिर क्लास के नाम के बाद फिर हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट से मुराद जिस चीज़ को हम जिस चीज़ की हमने क्लास बनाई है। जैसे अगर मैं मिसाल दूं कि मैं कहता कि एक क्लास मैंने पर्सन की बनाई है, पर्सन इंसान को बोलते हैं, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? पर्सन वन, पर्सन टू, पर्सन थ्री, पर्सन फोर, ये भी हो सकता है। और दूसरी चीज़ जो है वो ये भी हो सकता है कि अगर ऑब्जेक्ट हम बनाना शुरू करें, जैसे अब हम कहते हैं पर्सन, एक क्लास है पर्सन, हम सब पर्सन है ना, तो हमें क्या हो सकता है? अब यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट में लिख सकता हूँ वकार, ऑब्जेक्ट में मैं लिख सकता हूँ हुजैफा, ऑब्जेक्ट में मैं लिख सकता हूँ जुनेद। ये सारे ऑब्जेक्ट हो गए इसके। ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के बाद जो अगली चीज आती है वो आती है एट्रीब्यूट। अब एट्रीब्यूट का मतलब क्या हो सकता है कि भाई हमने ऑब्जेक्ट लिखा है वकार, तो अब वकार की क्या चीज हो सकती है? वकार की एज हो सकती है, वकार की क्वालिफिकेशन हो सकती है, ठीक है, वकार की हाइट हो सकती है। ये सब चीजें क्या होंगी? वकार का एट्रीब्यूट होगा। ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज मैंने लास्ट क्लास में नहीं पढ़ाई थी, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेथड। तो उसके बारे में भी अभी बात करते हैं। तो जैसे मैंने बताया ना कि कोई भी क्लास है, सही है, हर क्लास का कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट होगा और उस एट्रीब्यूट के मेथड होंगे। तो एक मिसाल मैंने लास्ट टाइम करते हुए भी तुम्हें बताई थी प्रोग्रामिंग्स के ऊपर, अगर तुम्हें याद हो, कि हम अगर कहें कि एक क्लास है बर्ड्स की, ठीक है, एक क्लास है बर्ड्स की, बर्ड्स की क्लास हो गई। तो बर्ड्स की क्लास का एट्रीब्यूट क्या हो सकता है? बर्ड्स की क्लास का एट्रीब्यूट हो सकता है कि बर्ड का नाम क्या हो सकता है? सही है। बर्ड की एज क्या हो सकती है? ये इसका क्या कहलाएगा? ये इसका एट्रीब्यूट कहलाएगा। समझ रहे हो बात? और बर्ड का जो मेथड होगा, ठीक है, मेथड कहलाता है, मेथड शोज एन एक्शन। तो अब उसका जो एक्शन हो सकता है वो क्या हो सकता है? बर्ड कैन सिंग, ऐसा है, ठीक है। उसकी आवाज होती है, तो वो आपका इसका मेथड के अंदर आ जाएगा। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? यस, बर्ड्स कैन फ्लाई, वेरी गुड। तो मेथड को हमेशा इस तरह से हम लिखते हैं, बाय यूजिंग, जैसे हम प्रोसीजर फंक्शन पढ़ते हैं तो उसके लिए हम ब्रैकेट ओपन क्लोज क्लोज करते हैं, तो वो इस बात की इंडिकेशन होती है कि भाई एक फंक्शन बनाया गया है। ठीक है ना? तो ये सब चीजें होती हैं। क्या यहाँ तक की बात तुम्हें समझ में आती है? तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़े थे। अब राइट इन टूडेज क्लास हम इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करने जाएंगे इन द वीएस कोड। तो अपने पास जरा सा वीएस कोड खोल लो, एक एक करके हम सारी चीजों को कवर अप करते जाएंगे। ये हमारा एक इंटरफेस आपके सामने वीएस कोड का आ रहा है। आप लोगों के साथ भी यही होता होगा वीएस कोड का इंटरफेस। इसमें ज़रा चले जाते हैं फाइल में, न्यू फाइल में चले जाते हैं। आप भी सब न्यू फाइल में चले जाओ। न्यू फाइल में जाके आप पाइथन फाइल लिख लो। अब ये आ गई आपके पास एक पाइथन फाइल, कैन यू सी दैट? ठीक है। अब यहाँ पर अब हम शुरू करते हैं राइटिंग अ कोड फॉर क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स की। अगर हम बात करें तो बेसिक अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक इनिशियल बताया था ना कि अगर हम कोई क्लास बनाना चाहें, क्लास बनाएं, उसका एट्रीब्यूट बनाएं, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ ज़रा काम करते हैं इसका। वी विल स्टार्ट। तो ठीक है, अब हम बनाते हैं इसकी एक क्लास। क्लास बनाते हैं कोई क्रिएट। तो जस्ट अ मोमेंट सोचने दो हम क्या क्या कर सकते हैं इसके ऊपर। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। अब आप सब लोगों ने करना ये यहाँ पे कि इसमें से कुछ चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ऐसा पर्सन वाली बनाई थी, माजिद बता रहा है। तो अगर पर्सन वाली बना ली थी तो अब हम एक एग्जाम्पल और किसकी ले सकते हैं? पर्सन की तुम कह रहे हो हमने कर ली थी, तो हम ले सकते हैं यहाँ पर एक मिसाल कि हम वही बर्ड वाली बात कर रहे थे ना। चलो ठीक है, वी को डू बर्ड। हाँ डिस्कस कर रहे थे लेकिन किया नहीं था। चलो यही कर लेते हैं। तो आ जाओ भाई, सबसे पहले हम शुरू करते हैं। आप लोग भी अपने पास लिखना, हैश ज़रूर लिखा करो, उससे जो है ना कमेंट की एक आदत पड़ जाती है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं क्रिएट अ क्लास, ठीक है, और हम एक क्लास क्रिएट करते हैं बर्ड्स की। तो अब यहाँ पे तरीकेकार ये होता है कि आप सबसे पहले लिखते हो क्लास, ठीक है, आपने लिखा क्लास, और क्लास लिख के अब आप बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल क्लास ऑफ पैरट। आपने एक पैरट की क्लास बनाई, ठीक है।
अब पैरेट की क्लास के अंदर जब आप पैरेट की क्लास बनाते हो, तो पैरेट की क्लास के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, पैरेट की क्लास में उसके एट्रीब्यूट्स डिफाइन करते हो। यहां पर मैं एक चीज बताऊं तुम्हें कि एट्रीब्यूट से मतलब होता है कि जो हमने बर्ड की क्लास बनाई है ना, तो एट्रीब्यूट तो आपको पता होता है ना, प्रॉपर्टी होती है। तो अब बर्ड है, अब मैं मिसाल दे रहा था तुम्हें कि यार बर्ड का नाम होता है, हम घर में पेट्स रखते हैं उसका नाम रखते हैं, तो उसके एट्रीब्यूट उसका कलर हो सकता है, ठीक है, उसका नाम हो सकता है, उसकी एज हो सकती है। क्या ये बात समझ में आती है? जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा, जो मैंने लिखा भी था आईपैड पे, कि जब भी हम बात करते हैं क्लास की, तो हम क्लास बनाते हैं, क्लास का एट्रीब्यूट होता है और क्लास का मेथड होता है। तो यहाँ अगर आप देखो, तो यहाँ पे खैर ये कुछ सजेशन दे रहे हैं, तो ज़रा इसको अगर मैं यूज़ करते हुए, लेट मी राइट इट ऑन माई ओन। तो अगर मैं इसको लिखूं, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब भी हम कोई भी क्लास बनाते हैं, तो हमें क्लास का हमेशा सबसे पहले क्या बनाना पड़ता है, क्लास बनाई, और फिर क्लास का हमें डिफाइन करना होता है एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट का मतलब ये होता है कि अगर हम यहाँ लिखें इनिशियलाइजिंग दी एट्रीब्यूट्स, हमने कहा इनिशियलाइज कर रहे हैं हम एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट को इनिशियलाइज करने का तरीका होता है, एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ये आपको नजर आ रहा होगा, डेफ इनिट, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर। अब ये कंस्ट्रक्टर क्या चीज होती है, कंस्ट्रक्टर के बारे में मैं आपको बताऊं, ये जो आपने लिखा है ना, डेफ इनिट सेल्फ नेम और कलर, तो ये लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था कि ये कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर आपके पास ये बताता है कि आपके पास जो वेरिएबल्स इस्तेमाल होंगे, ज़ाहिर वेरिएबल स्टोर्स द मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल की जब आप बात करते हो, तो वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल आपकी एक मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है। तो एट्रीब्यूट्स जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी आपकी प्रॉपर्टीज हैं इस क्लास की, वो सब के सब किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर होंगे। तो उन वेरिएबल्स का जिक्र करना पड़ता है हमें, तो इसीलिए हम यहां पर एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहलाता है, उसके लिए हमेशा हमें डेफ और इनिट से पहले डबल अंडरस्कोर और इनिट के बाद डबल अंडरस्कोर लगाना पड़ता है। इसके पैरामीटर्स होते हैं, जिसमें बाय डिफॉल्ट पहला पैरामीटर हमें सेल्फ देना होता है, और उसके बाद कॉमा डाल के जो जो एट्रीब्यूट्स की जरूरत है हमें, जैसे हमें पैरेट के नाम की जरूरत है, हमें पैरेट के कलर की जरूरत है, और हमें पैरेट के क्या क्या बताया था मैंने, नेम था, कलर था और एज, फॉर एग्जांपल एज की जरूरत है, तो हम इसके पैरामीटर यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट में डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारा कहलाता है कंस्ट्रक्टर। तुम लोग को यहां तक की मेरी बातें समझ में आ रही हैं बच्चों, बताना मुझे, पहले ये बताओ। ठीक है, तो अब ये वाली बात आ गई। अब एक और बात जो डिस्कस करने की थी, इसके बारे में भी थोड़ा लिखते जाता हूँ, मैं लिखते भी रहता हूँ और बताते भी जाता हूँ, ताकि आपको याद हो और आप भी अपने पास लिखते जाना, और उसमें अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो मुझे बताना। तो यहाँ पे जो मैं एक आपको चीज़ बताने वाला हूँ, कंस्ट्रक्टर के बारे में बात कर रहा था, एक बार बता दूंगा तो फिर बार बार आपको याद रहेगी ये बात, कि ये जो हमारे पास इस्तेमाल होता है कंस्ट्रक्टर, तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। डेफ इनिट वाली जो सेल्फ वाली बात है ना, ये आपको बता देता हूँ। तो जब भी हमने, ठीक है, तो इसमें मैं एक चीज लिख रहा हूं यहाँ पे ऊपर, इन क्लास लिख लिया, इनिशियलाइजिंग द एट्रीब्यूट्स की बात कर रहे हैं ना, इससे पहले मैं हैश डाल के एक डेफिनेशन देता हूं कि ऑल क्लासेस हैव अ बिल्ट इन मेथड कॉल्ड इनिट विच इज ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज इनिशिएटेड। जब भी कोई क्लास आप इनिशिएट करोगे, यहाँ पे ये शायद थोड़ा सा बाहर जा रहा है, व्हेन द क्लास इज बीइंग इनिशिएट, जब भी आप कोई क्लास बनाओगे तो हमेशा उस क्लास में आपको एक इनिट का मेथड बताना होगा। तो ये बात मैं आपके लिए लिख रहा हूं, ऑल क्लासेस हैव बिल्ट इन मेथड कॉल्ड इनिट विच ऑलवेज एग्जीक्यूटेड व्हेन द क्लास इज बीइंग इनिशिएटेड। जब भी तुम क्लास बनाओगे ना, क्लास के फौरन बाद उसके एट्रीब्यूट को डिफाइन करने के लिए तुम्हें इनिट का फंक्शन इस्तेमाल करना होगा। क्या ये बात समझ में आती है? अब ये है क्या, इसके बारे में समझ लेते हैं। अब इस इनिट के मेथड के फंक्शन के बारे के अंदर एक और बार आप नोट कर लो कि द इनिट मेथड इज यूज टू असाइन वैल्यूज टू द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज। यहाँ ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी का मतलब ये कि जो वेरिएबल्स हम असाइन करेंगे, ठीक है, द इनिट मेथड इज यूज टू असाइन वैल्यू टू द ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी। इसका मतलब है जो वेरिएबल्स हम इस्तेमाल करेंगे, हम वेरिएबल्स इस्तेमाल करेंगे, उसको हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं इसकी एक मिसाल लूं कि तुम लोगों ने
जब हम पहले पढ़ लेते ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पढ़ लेते, तो हम वेरिएबल को डिक्लेयर किया करते थे, ऐसा है। तो उसी से तुम याद रखो कि जैसे वहां पर हम डिक्लेयर लिखते थे कि डिक्लेयर ए एज इंटीजर, बी एज इंटीजर, सी एज फ्लोट, ऐसे करके। तो इसी तरह हमारे पास क्लास के अंदर जो इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल्स हैं, हम उसको डेफ इनिट के फॉर्मेट में डेफ इनिट लिखेंगे, और ब्रैकेट के अंदर उस पैरामीटर के अंदर हम बता देंगे कि ये तीन चीजें जो हैं या चार चीजें जो हैं वो हमारे पास वो वेरिएबल्स हैं जो हम यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं। क्या ये बात तुम लोग ठीक से समझ रहे हो? ठीक है। तो ये चीज आ गई, ठीक है। तो अब हमने ये भी मैंने लिख दिया कि भाई हमारे पास ये जो वेरिएबल्स हैं ये हमारे पास इस्तेमाल होंगे। अब हम आ जाते हैं, ये तो हमने इसकी सारी चीजें कर ली। अब इसमें एक चीज याद रखना कि जैसे आपके पास ये सेल्फ पैरामीटर आता है, जो पहली चीज है इसको आप सेल्फ कह रहे हो, ठीक है। तो सेल्फ पैरामीटर होता क्या है, इसके बारे में भी लिख लेते हैं। ये कुछ चीजें आपके पास सामने रहेंगी ना, तो आपके लिए आसान रहेगा। तो कहते हैं कि सेल्फ पैरामीटर इज रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। करंट इंस्टेंस ऑफ अ क्लास का मतलब ये है कि ये जो हमने पैरेट की क्लास बनाई है, ये जो हमने पैरेट की क्लास बनाई है, इसके अंदर कौन कौन से पैरामीटर इस्तेमाल हो रहे हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ भी आ रहा है कि सेल्फ इज अ पैरामीटर। इससे होगा क्या, देखो कि ये जो हम सेल्फ लिखेंगे ना, तो सेल्फ डॉट नेम लिखेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पैरेट की क्लास के नाम की। हम सेल्फ डॉट कलर लिखेंगे तो इसका मतलब होगा पैरेट की क्लास के कलर की बात कर रहे हैं। सेल्फ डॉट एज लिखेंगे तो इसका मतलब है पैरेट की क्लास के एज की बात कर रहे हैं। क्या ये बात समझ रहे हो? यानी सेल्फ लिखने से ये पता चल जाता है कि आप इस क्लास के कौन से ऑब्जेक्ट और एट्रीब्यूट के बारे में बात कर रहे हो। बच्चों, तुम लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो मैंने तुम्हें एक बात बताई थी ना कि एक बात आपको नोट याद रखनी है कि जो सेल्फ होता है ना, वो अमूमन पहला पैरामीटर होता है। अच्छा, अब ये कोई ऐसी चीज नहीं है, मतलब अमूमन टिपिकल प्रोग्रामिंग में जो सेल्फ का पैरामीटर होता है वो हमेशा सबसे पहला पैरामीटर सेल्फ ही होता है। हमेशा जो पहला पैरामीटर होता है वो सेल्फ ही होता है। हाँ, लेकिन इसकी जगह पे मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि आप अगर चाहो तो सेल्फ के बजाय, अगर आप सेल्फ नहीं लिखना चाहते, तो आप उसको कोई भी नाम दे दो। सही है ना? तो सेल्फ जो है उसको कोई भी नाम दे दो। लेकिन अगर आप सेल्फ नहीं लिखते हो, लेट सपोज आपने लिख दिया यूसुफ, तो फिर आपको लिखना होगा यूसुफ डॉट नेम, यूसुफ डॉट एज, यूसुफ डॉट कलर। यानी जो इसका पहला पैरामीटर होगा, यानी यहां पर अगर आपने यूसुफ लिखा, तो इस पैरामीटर के वेरिएबल को कराने के लिए, जैसे अभी तो यहां पर ये है, तो मैं यहाँ पे क्या, देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ये जो आपके पास डेफ का फंक्शन है, जो मेथड है, इसके अंदर क्या हो रहा है, ये मैंने ऊपर बता दिया कि देखो यार ये मेरे वेरिएबल्स होंगे, नेम, कलर और एज के। अब जब मैं लिखूंगा ना सेल्फ डॉट नेम और इक्वल टू नेम, तो इसका मतलब ये होगा कि जो नेम का वेरिएबल है वो बेसिकली क्या होगा, सेल्फ डॉट नेम से कॉल होगा। जो कलर का वेरिएबल है, ठीक है, वो सेल्फ डॉट कलर से होगा। और एज का जो वेरिएबल है वो सेल्फ डॉट एज के मेथड के जरिए कॉल हो जाएगा। क्या ये बात तुम लोग समझ रहे हो? यानी तुम जब भी काम करोगे हमेशा तुम्हें क्लास लिखनी है, क्लास के बाद तुम्हें क्या करना है, क्लास के बाद तुम्हें ये जो है इनिट का फंक्शन है, इसका मेथड डिफाइन करना, ये लिखना जरूरी होता है। इसी की वजह से ही हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सब के सब जो है वो डिफाइन होते हैं। क्या यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? तो इट्स बेसिकली द एट्रीब्यूट्स डेफिनेशन। यहाँ तक की तुम्हें समझ में आ रही है बातें? एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो हमने बना लिया। अब इसके बाद जो हम करते हैं अगली चीज, ये बताओ इसके बाद क्या करते हैं। अब तो वेरिएबल डिक्लेरेशंस हो गई ना बेसिकली, कि हमने बता दिया कि यार ये वेरिएबल्स हैं जो हमारे पास इस्तेमाल होंगे। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी कैन डू? ये तो हो जाता है, ये तो हमारे पास वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गई। द नेक्स्ट थिंग जो आप करते हो वो क्या करते हो, ये तो हमने बता दिया कि यार ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। अगली चीज क्या करोगे आप, बताओ? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग यू कैन डू? एवरी वन राइट योर ओन रिस्पॉन्स, कि हमें क्या करना चाहिए। इसका मेथड बनाएंगे? नहीं, मेथड नहीं बनाएंगे। दैट इज व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि तुम मेथड बोलोगे। हम इसका मेथड थोड़ी बनाएंगे। न्यू मेथड कह रही हो, न्यू मेथड बनाएंगे। उससे पहले क्या बनाना पड़ता है भाई, ये तो जो हमने बात की है ये तो इसके एट्रीब्यूट्स की बात कर दी ना। तो अब ये एट्रीब्यूट तो हमारे पास बहुत सारे लोगों में हो सकते हैं ना, ठीक है। गेटर सेटर नहीं, अभी गेटर सेटर भी नहीं है। यहां हम इसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहां इसके क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। भाई देखो, पैरेट की एक क्लास है, बट पैरेट मुख्तलिफ तरह के नहीं हो सकते। पैरेट मुख्तलिफ तरीके के नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ अगर लिखें तो हम यहाँ लिखेंगे क्रिएट क्रिएट एट्रीब्यूट। तो अब हम क्या करेंगे, एट्रीब्यूट्स क्रिएट करेंगे। यहाँ एट्रीब्यूट से मुराद ये है कि पैरेट एक दो तीन चार भी तो हो सकते हैं ना एट्रीब्यूट्स के।
तो अब मैं कहूँ कि यार मेरे पास है पैरेट नंबर वन, पैरेट नंबर वन। अब ये पैरेट नंबर वन इज द एट्रीब्यूट, और उसके बाद आप याद देखो कि मेरे पास जो क्लास है वो किस नाम से, पैरेट है। यहां देखना, तो आपने लिखना है क्लास का नाम, और उसके बाद उसके तीनों पैरामीटर्स, जैसे कि नेम, नेम के आगे पॉली आ गया, कलर ग्रीन आ गया, एज 5 आ गई। ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो। क्या ये बात आप लोग समझ रहे हो? बताना मुझे। इट्स अ वेरी सिंपल सीक्वेंस, ये पहली चीजें, मतलब ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी तो आगे आपके लिए समझना आसान होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया एक एट्रीब्यूट, एक एट्रीब्यूट, एक वो बन गया, क्या कहते हैं, हाँ, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन गया। इसको एट्रीब्यूट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द पेरेंट क्लास, इसको समझ लो। तो पैरेट है, पैरेट एक क्लास है। उस पैरेट में क्या क्या खूबियां हो सकती हैं, उसका नाम, उसका कलर और उसका एज। पैरेट कितने हो सकते हैं, पैरेट एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो एक पैरेट वन हो गया और एक पैरेट टू हो गया। क्या ये बात समझ लो? बताना मुझे। तो ये हमने दो चीजें बता दी, ये हमने इसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम ये बता सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को एक्सिस द एट्रीब्यूट ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसके एट्रीब्यूट्स को हम प्रिंट करके देख लेते हैं। तो अब हमने लिखा प्रिंट करो पैरेट वन को। अब पैरेट वन जब प्रिंट होगा तो इसका मतलब इसके जो एट्रीब्यूट्स होंगे, पॉली, ग्रीन और 5, ये लिखा हुआ आ जाएगा। इसी तरह जब हम जाएंगे पैरेट टू के लिए, ठीक है, तो अब यहां पर इस तरह से करेगा कि अब हम क्या कर रहे हैं, एक्सेसिंग द एट्रीब्यूट्स ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जो एट्रीब्यूट्स हैं आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, पहले लिखा हुआ आएगा प्रिंट वन, फिर लिखा हुआ आएगा प्रिंट नेम पैरेट वन डॉट नेम। इसका क्या मतलब होगा कि पैरेट वन का जो नाम है वो उसको उठा के ले आओ। तो जब हम पैरेट वन डॉट नेम के अंदर जाएंगे तो वो एक्सेस करेगा पॉली को, फिर उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, ये इसकी कलर को करेगा, फिर इसके बाद नेक्स्ट जाएंगे तो वो उसकी एज को करेगा। क्या ये बातें तुम लोगों को समझ में आ रही है, नहीं आ रही? तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, वी कैन हैव मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, पैरेट हमारे पास तीन या चार हो सकते हैं। तो ये हमने पैरेट वन को कर दिया, एंड देन नेक्स्ट लाइन करके, अब हम नेक्स्ट लाइन करके पैरेट नंबर टू का नाम, फिर इसके बाद उसका कलर और उसका, उसकी एज, ये तीन चीजें जो हैं यहां पर प्रिंट करा लेंगे। तो मैं इसको चला के दिखाता हूँ सो दैट हमारे पास एक पूरा का पूरा सीक्वेंस, एक पैरेट की क्लास, उस पैरेट के, ये क्या कहते हैं, इनिट का मेथड, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर। इस चीज को बेटा हम कंस्ट्रक्टर कहते हैं, या आप याद रख लो, इस चीज को हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, ये बात याद रखना। तो ये जो चीज होती है ना बेटा, ये पेपर में पूछी जाती है, कंस्ट्रक्टर बनाओ, कंस्ट्रक्टर बनाओ, तो ये कंस्ट्रक्टर कहलाता है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? और कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद फिर अगला काम होता है ऑब्जेक्ट बनाना, फिर ऑब्जेक्ट बना के उन ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना। तो अब हम इसको जरा चला के देख लेते हैं। सही है, तो यहां जरा देखना, इसको सेव कराना है। तो क्रिएट अ क्लास कॉल्ड बर्ड, तो मैं इसको सिर्फ क्लास के नाम से, क्लास बर्ड्स के नाम से सेव कर लेता हूँ। सेव हो गया, और अब ये चलेगा। अब जब ये चला तो आप देख सकते हो कि हमने क्लास बनाई पैरेट के नाम से, और उसके बाद जो है उसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने का मतलब उसमें जो जो वेरिएबल्स इस्तेमाल हो रहे हैं। फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ऑब्जेक्ट का मतलब वो क्लास डिफरेंट तरह के ऑब्जेक्ट्स रख सकती है, यानी बहुत सारे सिमिलर टाइप के ऑब्जेक्ट्स रख सकती है। तो उसके अंदर पैरेट वन, पैरेट टू, पैरेट थ्री आ जाएगा, और उसके बाद उसके मेथड्स को एक्सेस कर लेंगे। तो क्या तुम्हें यहाँ पर ये चलता हुआ नजर आ रहा है, प्रोग्राम भी नजर आ रहा है और ये चीज चलती हुई नजर आ रही है? बताना मुझे। सबको समझ में आया? ये बताओ कितना समझ में आया। वाई डिड यू पुट एन फॉर पैरेट टू? न्यू लाइन के लिए माजिद, अगर मैं नहीं लिखता तो ये स्पेस नहीं आता, एन फॉर न्यू लाइन, एन इज फॉर न्यू लाइन। ठीक है, तुम लोग सब अगर ये कर चुके हो तो मुझे बताओ, देन वी विल मूव टू द मेथड। हम इसके मेथड्स वगैरह की तरफ भी जा सकते हैं। क्या ये बात तुम लोग को समझ में आती है? बताना। अच्छा, तो ये तो आ गई एक बात। अब हम चलते हैं, अच्छा पहले कर लो माजिद, फिर करते हैं। सर इंस्टेड ऑफ ऑल दिस प्रिंट कोड लाइंस कैन वी जस्ट ट्रिपल कोटेशन मार्क एंड क्रिएट अ न्यू लाइन दिस वे? कैसे लिख के बताओ सारा, कहना क्या चाह रही हो, लिख के बताओ। कैन यू स्क्रॉल डाउन अ बिट?
तुम्हें ये देखना है, ये देख लो। ये पूरा लिख के पहले चलाओ। ये तुम लोग लिख के चला लोगे ना, तो फिर ये है कि तुम्हारे पास एक ये चीज़ आ जाएगी। फिर इसका फंक्शन लिखेंगे, ठीक है ना, तो फिर हमें चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। हाँ, इस तरह से भी लिखा जाता है कि अगर हम जो है ना, इसको हम कहते हैं फॉर्मेटेड प्रिंट की बात होती है ना ये, फॉर्मेटेड सॉर्ट ऑफ। तो फिर हम इसमें सारी चीज़ें लिख सकते हैं। अब जैसे सारा ने एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे दिया है कि सर हम इसको बजाय इस तरह लिखने के, हाँ वी कैन राइट इट इन डिफरेंट। ठीक है यूसुफ, वेरी गुड। तो सारा का कहना ये है कि हम इसको एक ही लाइन में लिख लेते हैं, तो इट वर्क फॉर माई कोड। सही है, हाँ हाँ करेगा। मैं तो देखो बेसिक्स बता रहा हूँ ना। अब तुमने अच्छी बात है ये याद दिला दिया, अब मैं बच्चों को बता दूंगा कि यार बजाय 4 लाइनों पे प्रिंट करने के, इसी काम को तुम एक लाइन में कर सकते हो। सर कुड वी रिप्लेस द सेल्फ एंड पुट पैरेट, वुड इट वर्क? तो इसको रिप्लेस करके अगर पैरेट डालोगे, नहीं पैरेट तो वैसे भी तुम्हारी क्लास का नाम है ना माजिद, तुम माजिद लिख दो। सेल्फ के बजाय माजिद लिख दो, तो फिर क्या करना होगा तुम्हें? माजिद डॉट नेम, माजिद डॉट कलर, माजिद डॉट एज, फिर वो इस तरह से चलेगा। खैर यहाँ पर जो मैं एक बात बता रहा हूँ अभी उसको जरा देख लो। अभी सारा से जैसे बात हुई कि अगर हमें यहाँ पर प्रिंट कराना है, तो हमने जैसे यहाँ लिखा हुआ ना प्रिंट पैरेट वन की अगर हम बात करें, तो एक चीज़ होती है हमारे पास फॉर्मेटेड एफ के नाम से, एफ एफ प्रिंट का फंक्शन होता है। तो हमने एफ लिखा, ठीक है, और एफ के बाद हमारे पास इन्वर्टेड कॉमा आ गया। अब हम यहाँ लिखते हैं पैरेट वन डॉट नेम, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये पैरेट वन का नाम उठाएगा। अच्छा, इसको हमें इस तरह से लिखना होता है, इसके लिए हम जो इस्तेमाल करते हैं वो ज़रा करली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। पैरेट वन डॉट नेम लिखा हमने, ठीक है। पैरेट वन डॉट नेम इज, ये चीज़ आ गई, तो ये लिखा। और उसके बाद फिर लिखेंगे इसका नेक्स्ट चीज, दैट इज पैरेट वन का नाम था, पैरेट वन का क्या था, कलर था। तो अब हम यहाँ लिख देंगे PARROT, पैरेट वन डॉट कलर। देखो एज आ गया, कलर आ गया। अब यही काम मैं एक लाइन में करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है। ये चीज लिख दी मैंने। और इसके बाद ये लिख सकता हूँ कलर था, कलर के बाद तीसरी चीज थी एज। और फिर यहाँ लिख दूंगा कि एजेस। और इसके बाद जो है मैं, या चलो इस तरह से लिख देता हूँ, कलर लिख दिया इस तरह से, COLOR, ये इतने, ये इस कलर का है। और उसके बाद जो चीज़ आखिरी लिखनी है वो लिखनी है पैरेट वन डॉट एज। तो हमें बताना होगा कि एट्रीब्यूट किसका है, ठीक है। एट्रीब्यूट है पैरेट वन का, तो पैरेट वन भी लिखा जाएगा, और पैरेट वन के बाद फिर लिखा जाएगा उसकी एज। और फिर उसके बाद लिखा जाएगा कि ये कितने ईयर्स ओल्ड है ना। तो इस तरह से लिख के, ईयर्स, YEARS, ईयर्स ओल्ड, तो हम ये लिख देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे एक ही लाइन के अंदर ये जो सारा काम हमने यहाँ किया है 3 लाइनों वाला, ये खत्म हो जाएगा। सिमिलरली, ठीक है, यहाँ से इसको हटाते हैं। अगर हम इसी को, ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का प्रिंट कहलाता है, यानी एक लाइन के अंदर आप वेरिएबल, ठीक है, विद द मैसेज वो सब लिख सकते हो। तो अब आपने लिखा पैरेट टू डॉट नेम, पैरेट टू डॉट कलर, पैरेट टू डॉट एज, ठीक है। तो इस तरह से लिख देते हैं। तो अब ये आएगा, इसको चला के देख लेते हैं कहाँ मसला आ रहा है, कहीं कॉपी पेस्ट का मसला आ रहा है। मेरे ख्याल से कुछ स्पेलिंग का इशू है। PARROT कहाँ है? योर P इज कैपिटल, ये वाले, ये P यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ पे भी P हो जाएगा, ठीक है। यही है। अब देखना, क्लियर कर देता हूँ फिर दोबारा से चलाता हूँ, चल तो गया है वो। अब इसको दोबारा चला देता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आ जाए। अब देखना, पॉली इज ग्रीन कलर, 5 years ओल्ड, क्या ये बात समझ में आ रही है? तो ये तुम्हारे पास इन वन लाइन भी इस तरह से चल सकता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये बात समझ में आ रही है? सारा जो तुम कह रही थी वो बात पूरी हो गई यहाँ पे?
ठीक है, तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब हम इसका एक मेथड भी बना लेते हैं। अब मेथड क्या होते हैं? मेथड्स आर द फंक्शंस। मेथड जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं? मेथड होते हैं हमारे पास इसके फंक्शंस। तो अब हम ज़रा वो भी क्रिएट कर लेते हैं। सोचो ज़रा, बताओ, आई कैन गिव यू अ मिनट। क्या इसके मेथड बना सकते हैं? फंक्शंस पढ़ा है ना हमने। तो फंक्शन डेफिनेशंस तो हमें पता ही है कि हम फंक्शन डेफिनेशन किस तरह से करते हैं। फंक्शन डेफिनेशन हम इस तरह से करते हैं कि जब हम लिखते हैं, एट्रीब्यूट्स लिखते हैं, तो उसके बाद जो है हम यहाँ पे इसके फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो कैन यू गिव मी एन एग्जांपल कि हम यहाँ पर इसके कौन से फंक्शंस भी डिफाइन कर सकते हैं? एक दो ले सकते हैं ना? कौन कौन से? जैसे हम ले सकते हैं, फ्लाई का ले सकते हैं, ठीक है सारा। हमने ऊपर भी बात की थी ना, हाँ, फ्लाई का कर सकते हैं। तो सिंग का कर सकते हैं, दैट वी कैन डू। तो अब ज़रा आते हैं मेथड्स की जानिब। तो मेथड के लिए हम क्या कर सकते हैं? अच्छा, ये तुमने कंस्ट्रक्टर तो बना लिया। कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद जब कंस्ट्रक्टर बन जाए तो तुम यहाँ पर अब मेथड लिखोगे इसका, ठीक है। अब पहले मेथड के बारे में भी ज़रा डेफिनेशन यहाँ लिख लेते हैं कि मेथड्स आर द फंक्शंस। इसके बारे में मैं लिख देता हूँ यहाँ कि मेथड आर द फंक्शन, methods are the functions that belong to the class, ठीक है। और फिर ये बताते हैं बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि दे डिफाइन द बिहेवियर ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम क्लास, क्रिएटेड फ्रॉम क्लास। तो ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं? कि दीज आर द फंक्शन दैट बिलोंग टू द क्लास, वो उस क्लास से बिलोंग करते हैं। दे डिफाइन द बिहेवियर्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएटेड फ्रॉम द क्लास। अच्छा, ये बात वहाँ लिखी हुई भी थी, तो ये अपने पास ज़रा नोट डाउन कर लो ताकि तुम्हारे पास एक ही जगह पे ये आ जाए। तो अब हम ज़रा मेथड डिफाइन कर लेते हैं। तो एक या दो मेथड भी हम कर सकते हैं, जैसे अभी हमने बात की ना कि यार क्या मेथड हो सकता है। हम बता सकते हैं कि जो पैरट है वो सिंग कर सकता है। तो सिंग लिखना है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि जो उसका फर्स्ट पैरामीटर है वो सेल्फ ही होता है, तो सेल्फ ये बताता है कि दैट इज द एट्रीब्यूट। तो सेल्फ लिख दिया। और उसके अंदर फिर हम सिंपल लिख सकते हैं कि रिटर्न लिख के सिंग दैट दैट पैरट कैन सिंग। तो हमने जैसे लिखा है ना, रिटर्न एफ सेल्फ डॉट नेम इज सिंगिंग। तो इसका मतलब होगा ये क्या करेगा कि मेथड डिफाइन द फंक्शन। मेथड इसका फंक्शन बता रहा है, तो अब यहाँ पर ये कर सकता है कि भाई जो वो है, पैरट है, वो सिंग कर सकता है। इसी तरह एक और अगर हम इसका एक मेथड डिफाइन करें, देखो खुद इसी लिखा हुआ आ गया फ्लाई। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? रिटर्न। अच्छा, मैं जो आपको पता ही है कि फंक्शन का काम होता है कि फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है, ये बात जानते हो, ये बात याद है कि फंक्शन क्या करता है? फंक्शन वैल्यू को क्या करता है? रिटर्न करता है। तो फंक्शन वैल्यू को जब रिटर्न करता है तो अब आप लिखोगे वही फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर कि सेल्फ डॉट नेम इज सिंगिंग। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? उस पैरेट का नाम आ जाएगा जो सिंग कर रहा है, और उसी पैरेट का नाम आ जाएगा जो फ्लाई कर रहा है। तो ये मेथड हो गया, ये मेथड क्रिएशन हो गई। ये मेथड क्रिएशन हो गई। ठीक है आर्थर, बिल्कुल कर देते हैं। अब ये जो है ये है हमारी क्रिएशन ऑफ मेथड। और मेथड जिसको बोलो, मेथड्स आर द फंक्शंस। मेथड ऊपर लिखा हुआ भी है कि फंक्शंस होते हैं दैट बिलोंग टू द क्लास, और तुम्हें पता है कि फंक्शन का काम होता है कि वो वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यहाँ पर ये जो वाला मैसेज जब भी ये कॉल होगा, सिंक का मेथड कॉल होगा, तो ये सिंक के मेथड के अंदर आएगा। और आने के बाद जो भी एट्रीब्यूट है, सेल्फ डॉट नेम की बात कर रहे हैं, तो ये आके सेल्फ डॉट नेम। अच्छा, ये तो अच्छा एक बात देखो ना, अभी हमने फंक्शन बना दिया, अब हम इसे चाहें तो 1 के लिए भी चला सकते हैं और 2 के लिए भी चला सकते हैं। हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, पैरेट वन और पैरेट टू वाले। तो अब हम इसको पैरेट वन एंड पैरेट टू दोनों के लिए चला सकते हैं। तो तभी ये इस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फायदा होता है ना कि हम एक चीज बना लेते हैं एंड देन वी कैन मेक इट यूज फॉर एनी अदर एट्रीब्यूट्स एज वेल। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आती है? बताना मुझे। अब मैं अगर यहां पर एक छोटा सा काम करता हूं, तो मैं कहता हूं कॉलिंग द मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब मैं ऑब्जेक्ट मेरे पास दो है यहाँ पे, एक पैरेट वन है और एक पैरेट टू है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि प्रिंट प्रिंट लिखता हूँ पैरेट वन डॉट सिंग, तो ये क्या करेगा? ये सिंग के फंक्शन में चला जाएगा, और सिंग के फंक्शन में इसको नेम मिल जाएगा पैरेट नंबर वन का। तो ये क्या करेगा? जो पॉली हमने लिखा था, तो वहां पे लिखा हुआ होगा कि पॉली इज सिंगिंग। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे दोबारा से इस मेथड को कॉल कर रहा हूँ
और मैं लिखूं पैरेट वन डॉट फ्लाई, तो लिखा हुआ आएगा कि पॉली इज फ्लाइंग। इसी तरह अगर मैं लिखता हूं प्रिंट के अंदर पैरेट टू इज सिंग, तो अब पैरेट टू का मतलब होगा कि इट इज एक्सेसिंग द एट्रीब्यूट ऑफ पैरेंट टू एंड द पैरेट टू इज मैंगो। सही है ना। और इसी तरह फिर इसके बाद मैं अगर यहाँ लिख दूं कि प्रिंट पैरेट टू फ्लाई, तो ये मैंने मेथड कॉल कराया है। ये जो मेथड कॉल कराया है, इस मेथड की वजह से ये ऊपर जाएगा, ये उठाएगा जो भी एट्रीब्यूट यहाँ पे कॉल हो रहा होगा, और उसका मैसेज जो है वो आउटपुट कर देगा। तो यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट के बाद इसका मेथड बनाया, एंड देन यहां देख सकते हो उस मेथड को एक्सेस भी करके देख लिया। अब बताना क्या ये बात समझ में आ रही है? कितना आसान और इंटरेस्टिंग सा है ये, बताना मुझे। तुम लोग को आ रही है समझ में ये वाली बात? तो ये जरा बना के देख लो, पहले मुझे बताओ कि क्या सबके पास कोड चल रहा है। तो ये जो मैंने चीज बताई है ना तुम्हें, ये अच्छा खासा इसका पार्ट है कि भाई क्लास को बनाना, क्लास बनाने के बाद उसके कंस्ट्रक्टर बनाना, कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद उसके फंक्शंस को बनाना, उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, और फिर उसके बाद उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस कर लेना और उसके मेथड्स को कॉल करा लेना। तो ये एक बिल्कुल तुम समझ लो कि बेसिक पार्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो आता है। सर वाई वुड एफ बी रिटर्न बिफोर, ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के लिए होता है। अगर इसको देखो, इससे ये हो जाता है कि एक ही लाइन के अंदर वेरिएबल भी कॉल हो जाता है और मैसेज भी कॉल हो जाता है। ये इसलिए इस्तेमाल होता है। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का एक फंक्शन होता है, मैं अगर तुम्हें दिखा सकूं तो मैं तुम्हें जरा इसका बताता हूँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का। तुम लोग पहले कॉपी करके ये चलाओ, मैं जरा तुम्हें शो भी करवा देता हूँ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का जो फॉर्मेट है वो बताता हूँ। गेम में ये बहुत इस्तेमाल होती होगी, हाँ बिल्कुल। देखो ना, अब जिसने साथ ने उसकी एग्जाम्पल दी ना, तो लिखा हुआ नहीं आता कि साथ योर स्कोर इज दिस, है ना। तो ये कह रहा है, तो हम कह रहे हैं ना, सारा कहती है कि नो नीड टू ऐड द कॉमा एंड ओपन एंड क्लोज द कोटेशन मार्क्स विद एफ स्ट्रिंग। ठीक है ना, तो इस वजह से भी ये इस्तेमाल होता है। तो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग इज अ बेटर ऑप्शन। फॉर्मेटेड स्ट्रिंग से क्या होता है कि फॉर्मेटेड का मतलब क्या होता है, फॉर्मेट का मतलब होता है एक बिल्कुल तरीकेकार हो। तो इसी की वजह से क्या हो जाता है, तो फॉर्मेटिक स्ट्रिंग पाइथन ये करती है कि आपके पास किसी भी स्ट्रिंग के अंदर जो वेरिएबल्स और फंक्शंस का इस्तेमाल आप कर रहे होते हो। जस्ट अ मिनट, आप लोगों के सामने स्क्रीन आ रही है? मेरे पास से अचानक चली गई थी, आपके पास आ रही है? अच्छा, यस वी एस कोड आ रही है, ठीक है ठीक है। सर इज देयर समथिंग अबव द डेफ, डेफ स्ट्रिंग, डेफ स्ट्रिंग या डेफ सिंग? एक सेकेंड, यहाँ देख लो। ये रहो ना, ये तो तुम ऑलरेडी लिख चुके हो ना। मतलब ये जो क्लास डेफिनेशन है तो तुम ये पहले ही लिख चुके थे। ठीक है, तो ये चीज तुमने देख ली होगी। यहाँ तक की बातें तुम्हें समझ में आती हैं? तो देखो ना, इसमें क्या हो रहा है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग के अंदर के वेरिएबल और मैसेज एक ही साथ एक ही लाइन के अंदर आ रहा है। तो वो तुम्हें कॉमा वगैरह लिखने की जरूरत नहीं होती। तुम सीधा सीधा एक ही तरीके से फॉर्मेटेड स्ट्रिंग एक लाइन के अंदर जो है वो यहाँ पर पूरा लिख सकते हो। तुमने खुद भी तो देखा कि अभी हम प्रिंट जो कर रहे थे 3 लाइनों में कर रहे थे, ऐसा था। ठीक है, 4 लाइनों में कर रहे थे, तो उसको हमने एक ही लाइन के अंदर कर लिया। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आई? ठीक है, तो ये तो हो गया इसका मेथड और फंक्शन वाली बात। इसमें आगे देखते हैं कि आगे हम क्या डिस्कस कर सकते हैं। एक काम करते हैं ना, एक टास्क ले लो तुम लोग जल्दी से इन 10 मिनट, के सब के सब जो है वो अपनी मर्जी से एग्जाम्पल लो, एक क्लास बनाओ, उस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाओ। ज़्यादा नहीं करना है काम, एक क्लास बनाओ, उस क्लास का एक या दो एट्रीब्यूट ले लो, कंस्ट्रक्टर बआसानी बन जाता है। तो उसके दो ऑब्जेक्ट बना देना, कोई भी क्लास बनाओ, ये तुम्हें मैं दे रहा हूँ, ठीक है। ये टास्क और अभी का टास्क है, ये 7-8 मिनट में तुमने जमा कराना है, 10 मिनट ले लो। तो अभी तुम एक काम करो, अपनी मर्जी से एक क्लास बनाओ, उसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन करो, उसका फिर क्रिएट करो ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को एक्सेस करो, और उसके बाद एक या दो दो मेथड बनाओ, और मेथड बना के उसको कॉल करो। सही है, ये वाला टास्क मैं आपको अभी दे रहा हूँ, डू इट नाउ, और मुझे फिर अपने अपने टास्क की स्क्रीनशॉट शेयर करो। ठीक है, ये वाला काम करो सबसे पहले।